मैं डॉक्टर अंकिता आप सभी का आईएफपीएच के 441वें हिंदी सेशन में स्वागत करती हूँ। ये हमारा हिंदी सेशन 7 बजे से 8 बजे तक चलेगा और सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर कल्याण स्वरूप सर, जो कि आईएफपीएच के प्लेटफॉर्म से काफी समय से जुड़े हुए हैं। और इससे पहले कि सर अपना टॉपिक शुरू करें, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सर सर प्रोफेसर रह चुके हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट में गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। और सर ने काफी सारे कॉलेजेस में लेक्चर्स भी डिलीवर किए हैं एज अ गेस्ट लेक्चरर। गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फैजाबाद, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। और सर ने 3 किताबें भी लिखी हैं, डिजीज ऑफ द नेल, वर्ड ऑफ होम्योपैथिक फिलोसफी और इजी मटेरिया मेडिका मोर देन फोर। और सर को 45 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और सर आज हम लोगों के साथ होम्योपैथिक औषधि ब्रायोनिया का व्यावहारिक उपयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना आज का सेशन शुरू करें। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। धन्यवाद। आईएफपीएस से जुड़े सभी भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं अपना लेक्चर शुरू करने से पहले अपने महान गुरु को नमन करता हूं। जब मैं कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में 73-74 में जब मैं पढ़ रहा था, तो हमारे मटेरिया मेडिका के 3 महान गुरु थे, डॉक्टर एस के दुबे, डॉक्टर पीसी पाल एंड डॉक्टर एम दत्ता। उन्होंने जो मुझे कला दी सीखने के लिए, मटेरिया मेडिका पढ़ने के लिए, आज मैं उसी कला के द्वारा आपको कुछ देना चाहता हूं। और उसी कला के बदौलत आज मैं होम्योपैथिक में एक अच्छा मकाम में पहुंच चुका हूं। कहा गया है कि मटेरिया मेडिका इज द हार्ट ऑफ होम्योपैथी। आप मटेरिया मेडिका को जितने दिल से पढ़ेंगे, दिमाग तो लगेगा ही, मगर जितनी दिल से पढ़ेंगे उतने ही आप मटेरिया मेडिका के प्रति आपकी रुझान बढ़ती चली जाएगी और संभवतः आप एक अच्छे होम्योपैथ बन सकेंगे। आज संजोग है मेरा कि हिंदी वेबिनार का 441वां दिन चल रहा है। अगर 441 को जोड़ा जाए तो 9 हो जाता है। और अगर हेनीमैन का नाम लिखा जाए, हेनीमैन, तो हेनीमैन के अंदर भी 9 लेटर आता है। ये संजोग है कि उधर से भी 9 है और हेनीमैन के तरफ से भी 9 है। और 9 जो एक अंक होती है, एक ऐसी अंक होती है जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी पहचान है। उस अंक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसकी एक उपयोगिता है, उसकी एक महानता है। उस महानता के दिन आज मुझे संजोग है कि आज मुझे बोलने का मौका मिला है। धन्यवाद। आज का मेरा विषय है ब्राउनिया एल्बा। बहुत कॉमन मेडिसिन, बहुत कॉमन मेडिसिन की चर्चा करने जा रहा हूं, जो किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सा के अंदर किसी भी डॉक्टर को बिना होम्योपैथिक का संभव ही नहीं है को प्रैक्टिस कर पाएगा। होम्योपैथिक में कॉमन नेम का भी जानना बहुत जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के वक्त कभी कभी हमको कॉमन नेम लिखने की भी जरूरत पड़ती है। तो ब्राउनिया का कॉमन नेम है वर्ल्ड हाउस। ब्राउनिया पेशेंट जो है वो हार्ट पेशेंट है। और जो ब्राउनिया जो होती है वो राइट साइड मेडिसिन होती है। हमने जितने मटेरिया मेडिका पढ़ा, सभी के अंदर ब्राउनिया को राइट साइड देखा। सिर्फ एक राइटर का मेडिसिन हम मटेरिया मेडिका हमने पढ़ा, बिथोल्कस का, जिसमें सिर्फ उन्होंने लेफ्ट साइड लिखा है, बाकी सारे राइटर ने उसको राइट साइड लिखा है। ब्राउनिया एक ऐसी मेडिसिन है जो पॉलीट्रस्ट मेडिसिन के अंदर आती है। कहा गया है, एक चीज अपनी दिमाग के अंदर रख लें ब्राउनिया के अंदर, कि वेयर देयर इज ब्राई देयर विल बी ड्राई। जहां ब्राई होगा निश्चित ही वहां ड्राई होगा।
और ड्राई होगा तभी हम ब्राई की चिंता करते हैं, मतलब ब्राउनिया की चिंता करते हैं। ये ड्राइनेस कहाँ कहाँ पाया जाता है ब्राउनिया के अंदर? तो राइटर ने लिखा है कि ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, बॉडी के जहां जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन हो, चाहे वो लिप्स का हो, माउथ का है, टंग है, इंटेस्टाइन है, इस सारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं वो ब्राउनिया के अंदर ड्राई होती है। इवन ड्राइनेस ऑफ द सेरस मेम्ब्रेन, सेरस मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? कवरिंग ऑफ द विसरा को। ये कवरिंग ऑफ द विसरा लंग्स की कवरिंग है, ब्रेन की कवरिंग है, हार्ट की कवरिंग है, एब्डोमेन की कवरिंग है। इस सारे कवरिंग जो होता है उसको बोलते हैं सेरस मेम्ब्रेन। तो सेरस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों जो होती है ब्राउनिया के अंदर वो ड्राई पाया जाता है। तो जहां ड्राइनेस होगा हम वहां पर ब्राउनिया को याद करेंगे। ब्राउनिया को इजी वे में समझाने के लिए हमने एक सूत्र दिया आपको, वो है 9D। अगर आप 9D को स्मरण रखेंगे तो हम समझते हैं ब्राउनिया का सिम्टम्स आपके मन के अंदर कभी भी भूलेंगे नहीं, आपके मन के अंदर एक छवि बन करके आ जाएगा। वो 9D क्या है? नंबर 1 डायथेसिस, नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, नंबर 3 ड्राइनेस, नंबर 4 ड्रिंक, नंबर 5 ड्रीम्स, नंबर 6 delirium, नंबर 7 डिस्चार्ज, नंबर 8 डायरिया एंड नंबर 9 इज डिजायर। ये जो डी है 9D, इसी को हम 1 by 1 हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। सबसे पहले है डायथेसिस। हर एक मेडिसिन के अंदर डायथेसिस का बहुत बड़ा महत्व होता है। ब्राउनिया के अंदर जो बोला गया है, राइटर ने लिखा है कि रूमेटिक एंड गाउट डायथेसिस जस्ट लाइक कॉल्चिकम और जस्ट लाइक रेस्टक्स। तो ये डायथेसिस क्या होती है? डायथेसिस कहते हैं पार्टिकुलर हैबिट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की टेंडेंसी होती है, हमारे बॉडी का एक झुकाव होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक प्रवृत्ति होती है जो किसी रोग को पकड़ने में उसको सहायता देती है। अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको ट्यूबरकुलोसिस होने में दिक्कत नहीं होगी, वो ट्यूबरकुलोसिस आसान तरीके से पकड़ा जा सकता है। मगर अगर उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस डायथेसिस नहीं है तो कितना भी वो ट्यूबरकुलर पेशेंट के साथ रहेगा, उसके साथ खाना भी खाएगा, उसके साथ बैठना उठना भी करेगा, उसको जिंदगी में कभी ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा। अगर कॉलरा है तो कॉलरा के अगर वो डायथेसिस रहेगा तभी उसको कॉलरा होगा, अन्यथा कॉलरा नहीं होगा। आपने कोविड में देखा, सारे लोग को कोविड नहीं हुआ, कुछ लोग को कोविड हुआ, कुछ लोग डेथ कर गए, कुछ लोग कोविड पेशेंट का सेवा भी किया, फिर भी उसको कोविड नहीं हुआ। क्यों? कि उसके बॉडी के अंदर जो डायथेसिस नहीं था। जब तक डायथेसिस नहीं होगा तब तक किसी डिजीज को बॉडी में आ नहीं सकता है और बॉडी उसको ले नहीं सकता है। इसलिए डायथेसिस होना बहुत जरूरी है। डायथेसिस होगा तभी हमारे अंदर कोई डिजीज प्रवेश करेगा, अन्यथा हमारे अंदर डिजीज प्रवेश नहीं करेगा। दूसरी चीज है डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। ब्राउनिया की जो चाल होती है बहुत स्लो चाल होती है, बहुत धीमी गति से चलती है। नोट लाइक एकोनाइट, नोट लाइक बेलोडाना। बेलाडोना की चाल की तरह नहीं चलती है, एकोनाइट की चाल की तरह नहीं चलती है, ये जेल्सिमियम की चाल की तरह चलती है। तो जो भी डिजीज अगर धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश करता हो, धीरे धीरे आती है, रफ्तार गति से नहीं आती है, वैसी स्थिति में हम ब्राउनिया की सोचते हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम के अंदर कहा है जो भी बीमारी जिस गति से शरीर के अंदर प्रवेश करेगा उसी गति से वो शरीर से बाहर जाएगा। एक्यूट डिजीज क्यों जल्दी चली जाती है? इसलिए कि एक्यूट डिजीज का चाल ही है
सडन आना और सडन चला जाना। क्रोनिक डिजीज बहुत देर में ठीक होती है। क्यों? कि क्रोनिक डिजीज हमारे शरीर में धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे जाती है। इसलिए क्रोनिक डिजीज को आराम करने में एक होम्योपैथ डॉक्टर को समय लगता है। एक्यूट डिजीज को आराम करने में होम्योपैथ डॉक्टर को उतना समय नहीं देना पड़ता है। तो ब्रोनिया के अंदर हमने देखा क्या कि उसकी जो चाल होती है वो स्लो मूवमेंट की तरह चाल चलती है। तीसरी है ड्राइनेस। ड्राइनेस के अंदर है एक्सेसिव ड्राइनेस, जस्ट लाइक नक्स मॉस, मगर नक्स मॉस से थोड़ा कम। इस तरह की ड्राइनेस होती है। तो ड्राइनेस देखने के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट का लिप्स देखेंगे, ड्राई होगा। पेशेंट का माउथ देखेंगे, ड्राई होगा। पेशेंट का टंग देखेंगे, ड्राई होगा। तो जहां जहां म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां वहां ड्राइनेस पाया जाता है। और साथ ही साथ बॉडी के अंदर जहां तक म्यूकस मेम्ब्रेन है, इंटेस्टाइन भी है, वहां भी ड्राई होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन है यहाँ भी ड्राइनेस पाया जाएगा, वहां भी ड्राई पाया जाएगा। तो ड्राइनेस इज द कीनोट सिम्टम्स ऑफ द ब्रोनिया। ब्रोनिया के अंदर ड्राइनेस पाया ही जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चौथी चीज है ड्रिंक। आप एलेंस की नोट में या कहीं भी मटेरिया मेडिका में पढ़ते हैं, ग्रेट थ्रस्ट फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर एट लॉन्ग इंटरवल। मगर ये जो चीज ब्रोनिया के अंदर हम पढ़ते हैं ये अनकॉमन सिम्टम्स नहीं है, ये कॉमन सिम्टम्स है। कभी भी इस सिम्टम्स को देख करके मेडिसिन का चिंता आप नहीं करिएगा कि मुंह सूख रहा है, प्यास लग रहा है, ब्रोनिया हम दे दे। ब्रोनिया का प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं करिएगा, क्योंकि फिजियोलॉजी के अनुसार जब ड्राइनेस होगा तो प्यास होगा ही। ये कॉमन फेनोमिना है, अनकॉमन नहीं है। अनकॉमन कब होती है? ड्राई टंग, नो थ्रस्ट, जस्ट लाइक एपिस्मेल, पल्सेटिला, एथोजा साइनेपियम। यहाँ ड्राई टंग है मगर प्यास नहीं है, ये अनकॉमन हो गया। मॉइस्ट टंग, टू मच थ्रस्ट लाइक मर्क्यूरियस, ये अनकॉमन हो गया। मगर ये ब्रोनिया का जो सिम्टम्स लिखा हुआ है ड्राई टंग, टू मच थ्रस्ट, एक अनकॉमन नहीं है बल्कि ये कॉमन सिम्टम्स है। वो कॉमन सिम्टम्स को जानना जरूरी है, मगर इस आधार पर हम ब्रोनिया का प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। पांचवी चीज है ड्रीम। ब्रोनिया की पिक्युलिटी है, जो बातें दिन में वो करता है, जो व्यवसाय वो दिन में करता है, जो काम वो दिन में करता है, रात में सोने के वक्त में वो ड्रीम में ही उसे याद आता है। और वो ड्रीम में ही वो सारी चीज को देखता है कि हमने दिन में क्या क्या किया। वो सारी चीज भूल जाता है मगर ड्रीम के अंदर उसे याद रहता है और कभी भूलता नहीं है। तो ये ड्रीम ऑफ बिजनेस जो है हमारे ब्रोनिया के अंदर में पाया जाता है। नेक्स्ट है डेलेरियम। डेलेरियम के अंदर बहुत पिक्युलिटी है। डेलेरियम कहते हैं बुदबुदाना। खास करके कभी कभी देखिएगा फीवर के केस में कुछ लोग कुछ न कुछ बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ये जो ब्रोनिया पेशेंट है क्या बोलता है? सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में बोलता है, सिर्फ अपने जो काम करता है दिन में उसी के बारे में बोलता है। और साथ ही साथ एक और भी बोलेगा, घर में भी रहते हुए ब्रोनिया का पेशेंट ये कहता है कि घर चलो घर चलो घर चलो। एक्चुअली वो घर में ही है मगर उसके मन के अंदर लगता है कि मैं घर से बाहर हूं, और वो घर जाने की इच्छा जताता है और घर जाने के लिए कहता है। और ये पार्टिकुलर कब होती है? 9 PM, 9 बजे रात में इसकी क्रिया ज्यादा होती है। एग्रावेशन जो होती है 9 बजे इसका ज्यादा हो जाता है। सातवीं चीज है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में देखते हैं लिखा हुआ है एपिस्टैक्सिस इंस्टीड ऑफ मेंसेस। ये जो एपिस्टैक्सिस होती है, नाक से जो ब्लड आती है, वो क्या होता है? इंस्टीड ऑफ मेंसेस। इंस्टीड कहते हैं बदले में। जिस समय मेंस आना चाहिए मेंस नहीं आकर के वो जो ब्लड है वो नाक के द्वारा बह जाता हो, नाक के द्वारा आ जाता हो, उसी को बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। इस तरह का सिम्टम्स
मेटेरिया मेडिका में पढ़ने के बाद बहुत जगह मिलेगा। जैसे मर्क्यूरियस में जाइएगा तो लिखा रहेगा मिल्क इन द ब्रेस्ट इन स्टीड ऑफ मेंसेस। मेंस नहीं आकर करके ब्रेस्ट के अंदर मिल्क चला आता है इन केस ऑफ मर्क्यूरियस। हेडेक इन प्लेस ऑफ मेंसेस, मेंस नहीं आकर करके हेडेक चला आता हो तो हम ग्लोनाइन का चिंता करते हैं। लिकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस, कोकुलस, आप देखते हैं कि मेंस नहीं आता है उस वक्त में उसको लिकोरिया चला आता है। तो ये इन प्लेस ऑफ मेंसेस जो लिखा हुआ है ये एपिस्टैक्सिस इन प्लेस ऑफ मेंसेस। तो दो मेडिसिन के अंदर है, एक है फास्फोरस और दूसरे है ब्राउनिया। दोनों में माइनर डिफरेंट करना चाहते हैं तो ब्राउनिया इज ए हॉट पेशेंट एंड फास्फोरस इज ए चिली पेशेंट। कभी कभी देखते हैं कि नाइट्रम सेल के अंदर आता है क्या, ड्यूरिंग मेंसेस, नॉट इन प्लेस ऑफ मेंसेस। अगर एपिस्टैक्सिस ड्यूरिंग मेंसेस होती हो तो हम नाइट्रम सेल की चिंता करना चाहते हैं। तो ये जो डिस्चार्ज जो होती है उस डिस्चार्ज के वक्त में हम अगर एपिस्टैक्सिस आ रहा हो इन स्टीड ऑफ मेंसेस तब हम ब्राउनिया पर विचार करेंगे और ब्राउनिया दे करके उसको आराम कर सकते हैं। 8वीं बात है डायरिया। डायरिया स्पेशली हॉट वेदर में ज्यादा पाया जाता है। और ये हॉट वेदर में कब, हॉट वेदर में बहुत गर्म से आने के बाद अगर हम ठंडे चीज का व्यवहार कर रहे हैं, आइस कोल्ड वाटर का व्यवहार कर रहे हैं, शरबत का व्यवहार कर रहे हैं खूब धूप में आकर करके, तो निश्चित है कि वो डायरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, एब्डोमिनल कंप्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस वक्त में आप ब्राउनिया का हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि ये डायरिया जो होता है स्पेशली कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, ओवर हीटेड होने के बाद, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद तब होती है, या फ्रूट लेने के बाद होती है। इस तरह से हम ब्राउनिया को डायरिया के रूप में भी हम व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है डिजायर। डी का लास्ट पॉइंट हम डील करने जा रहा हूं, वो है डिजायर। बहुत सारे मेडिसिन मेटेरिया मेडिका के अंदर डिजायर नहीं लिखी रहती है, मगर एक मेटेरिया मेडिका पढ़ने से हमारे होम्योपैथ डॉक्टर को काम नहीं चलता है, इसलिए डिफरेंट राइटर का बुक हमको पढ़ना बहुत जरूरी पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं कि आप एलेंस की नोट से लेकर के जितना भी मेटेरिया मेडिका को आप जानते हैं, एब्रोटेनम का डिजायर खोजिएगा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मगर जेम्स आप पढ़िएगा तो आपको कहाँ, नीलमणि घटक के बुक में मिल जाएगा कि एब्रोटेनम का जो डिजायर होता है वो मिल्क एवर्सन है मिल्क से, मगर मिल्क में बॉइल्ड करके अगर रोटी को दे दिया जाए तो एब्रोटेनम पेशेंट बहुत चाव से खाता है, मिल्क पसंद नहीं करता है, मगर वो रोटी को गर्म कर करके दूध में डाल दिया जाए तब एब्रोटेनम को दिया जाए तो बहुत चाव से खाता है। हमने ब्राउनिया में क्या देखा कि ब्राउनिया के पेशेंट को कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, स्वीट ज्यादा पसंद है, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पसंद है। मगर ब्राउनिया का एक क्रेव होती है, वो क्रेव जो होती है वो मेंटली क्रेव होता है, वो डिजायर जो होती है मेंटली डिजायर होती है, फिजिकली डिजायर नहीं होता है। कि अगर फिजिकली डिजायर होगा तो पेशेंट को कोई भी चीज देने के बाद उसको रिजेक्ट नहीं करता। ब्राउनिया का पेशेंट मांगता जरूर है, देते जरूर हैं, मगर सारे चीज को रिजेक्ट करता है। इसका मतलब ये शो करता है कि मेंटली वो डिजायर है मगर फिजिकली वो डिजायर लाइक नहीं करता है, इसलिए ब्राउनिया पेशेंट हर चीज को देने के बाद वो रिजेक्ट करता है। अब ब्राउनिया को हम दूसरा तरह से भी पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू थेरापेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर थेरापेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं तब हम ब्राउनिया के अंदर क्या देखते हैं, पेन, कैरेक्टर ऑफ पेन। कैरेक्टर ऑफ पेन के अंदर दिया गया है देयर इज स्टिचिंग पेन। स्टिचिंग मतलब सुई की तरह चुभन। ये सुई की तरह जो चुभन जो होती है ये दो मेडिसिन के अंदर पिकुलियर पाया जाता है। एलेंस के नोट में देख लीजिएगा, ब्राउनिया के बगल में लिखा हुआ है, एक मेडिसिन ब्राउनिया और दूसरी है कैलिकार। ये कैलिकार और ब्राउनिया दोनों के अंदर में स्टिचिंग पेन है।
ब्रोनिया का जो स्टिचिंग पेन होती है, खांसने से बढ़ती है, गहरा श्वास लेने से बढ़ती है, छींकने से बढ़ती है, मूवमेंट से बढ़ती है स्टिचिंग पेन। मगर कैलिकार्प जो है उसका मॉडलिटीज है जस्ट रिवर्स ऑफ ब्रोनिया। ब्रोनिया का ठीक उल्टा है। अगर ब्रोनिया को दबाने से आराम मिलता है तो कैलिकार्प को दबाने से तकलीफ होती है। ब्रोनिया को मूवमेंट से तकलीफ बढ़ती है तो कैलिकार्प को मूवमेंट से आराम मिलता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो स्टिचिंग पेन होने के बाद हम दो मेडिसिन को नॉर्मली सोचने की कोशिश करते हैं, एक ब्रोनिया और दूसरा है कैलिकार्प। मगर मॉडलिटीज में अगर हम जाते हैं तो जस्ट रिवर्स ऑफ द ब्रोनिया। ब्रोनिया का मॉडलिटीज कैलिकार्प के मॉडलिटीज से जस्ट रिवर्स है। दूसरी चीज है हेडेक। हम देखते हैं ब्रोनिया का एक बहुत सी छोटी इटैलिक लेटर में एलेंस के नोट के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, हेडेक फ्रॉम आयरनिंग। ये आयरनिंग लिखा हुआ है शब्द। आयरनिंग कहते हैं आयरन करना, कपड़े पर जो आयरन किया जाता है उसका वर्ड है। बगल में सीपिया भी लिखा हुआ होगा। तो ये आयरनिंग क्या है? आयरन जो होती है वो हॉट होती है, और हम जो आयरन करते हैं कपड़े पर तो हमको सर को झुकाना पड़ता है, तब हम कपड़े पर प्रेस करते हैं। तो जब हम आयरन करते हैं तो आयरन करने में हमारे शरीर की मूवमेंट हो रही है, हमारे सर की मूवमेंट हो रही है, और जब ही हम सर को नीचे झुकाते हैं तो जो हीट जो है आयरन का वो मेरे सर के ऊपर आ रही है। तो मॉडलिटीज के अंदर दो चीज का एग्रावेशन हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है और दूसरा हीट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आयरनिंग करने के बाद अगर किसी को हेडेक होता हो तो हम ब्रोनिया की चिंता कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बगल में जो लिखा गया है मेडिसिन सीपिया लिखा गया है, ये सीपिया में भी आयरनिंग से होता है, मगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जब यूटेराइन कंप्लेन साथ साथ में हो तभी आप सीपिया को सोचिएगा, अन्यथा सीपिया को नहीं सोचिएगा। विथ यूटेराइन कंप्लेंट हो तब सीपिया, विदाउट यूटेराइन कंप्लेन हो तो आप ब्रोनिया को सोचिएगा। तीसरी चीज है कॉन्स्टिपेशन। ये कब्जियत बहुत पिकुलियर है। ब्रोनिया के पेशेंट सीवियर कॉन्स्टिपेशन से सफर करता है। लिखा हुआ है स्टूल लाइक एज इफ बर्न्ड। उसका जो कलर होता है बिल्कुल काला कलर होता है, इतना ब्लैक हो जाता है। ये ब्रोनिया का पेशेंट क्यों सफर करता है कॉन्स्टिपेशन से? तो ड्यू टू द ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है इंटेस्टाइन का बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के कारण स्टूल में जो इनएक्टिविटी आ जाती है, क्षमता नहीं होती है करने का, और जब करता भी है पैखाना पास करता है तो उसका कलर जो हो जाता है वो हो जाता है ब्लैकिश कलर हो जाता है। तो ब्रोनिया के अंदर आता है क्यों? ड्यू टू द ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन। मगर एक कॉमन मेडिसिन, बहुत ही कॉमन मेडिसिन हम लोग जो व्यवहार करते हैं वो नक्स वोमिका भी है, जो कि हम कॉन्स्टिपेशन में व्यवहार करते हैं। मगर नॉस्पैक्टुआ के अंदर क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू द इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। वहां जो कब्जियत होती है वो ड्राइनेस के चलते नहीं होती है। इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है वो इरेगुलर होता है, जिसके वजह से नक्स वोमिका का पेशेंट जो है वो ब्रोनिया से सफर करता है, नहीं कब्जियत से सफर करता है। अब देखिएगा कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर जब ब्रोनिया को लिखा गया है, लिखा है एग्रावेशन व्हेन गोइंग टू सी। समुद्री इलाका में जाने के बाद, समुद्र के पास, जस्ट लाइक नाइट्रम्यूर। नाइट्रम्यूर में भी ही बात आती है जो कि ब्रोनिया के अंदर आती है। मगर साथ ही साथ एक मेडिसिन और लिख दिया है, प्लेटिना लिख दिया उसके बगल में। ये जो प्लेटिना लिखा, तो माइनर डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक चीज मैं बता दूं कि ब्रोनिया जब स्टूल करता है तो स्टूल पास हो जाने के बाद उसके पार्ट्स में स्टूल लगता नहीं है, चिपकता नहीं है। मगर जो ही प्लेटिना का स्टूल होगा तो पार्ट्स के अंदर में ऐसा चिपक जाएगा, जस्ट लाइक क्ले। आपने क्ले को देखा होगा, क्ले जिस तरह से चिपक जाएगा
तो आप पानी से धोने के बाद में उसको छुड़ाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कॉन्स्टिपेशन होती है और क्ले लाइक स्टूल होता है, अगर ज्यादा चिपक जाता है पार्ट्स के अंदर में, तभी आप प्लेटिना का व्यवहार करिएगा, अन्यथा आप प्लेटिना का व्यवहार नहीं करिएगा। उस वक्त में फिर आप ब्राउनिया का व्यवहार कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है कि मेमोरी ग्लैंड के ऊपर बहुत अच्छी क्रिया करती है हमारे ब्राउनिया। मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या है कि खास करके मेमोरी ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, पेन आ जाता है। तो वैसी स्थिति में ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड अगर इस तरह की बातें आ रही है, तब हम ब्राउनिया का चिंता करते हैं। फिर भी मॉडलिटीज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जब वो पेशेंट चलेगा तो अपने ब्रेस्ट को हाथ से पकड़े रहेगा कि इसके अंदर मूवमेंट ना हो, क्योंकि मूवमेंट होने से उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको ब्राउनिया का व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट थेराप्यूटिक के अनुसार हम कफ के ऊपर जा रहे हैं कि कफ क्या होता है। खांसी जो होती है वो सूखी खांसी होती है, कफ नहीं निकलती है, जस्ट लाइक कैलिकार। और उसके अंदर जो पेन होती है, चेस्ट के अंदर जो पेन होती है, वो स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होती है। खांसते खांसते उल्टी का व्यवहार होगा, वोमिटिंग का व्यवहार होगा, जस्ट लाइक बेलाडोना। ये बेलाडोना की तरह उल्टी का व्यवहार होगा। मगर ब्राउनिया का पेशेंट अगर श्वास लेगा, तेज श्वास, तो उसकी खांसी में तकलीफ आ जाएगी। अगर डीप रेस्पिरेशन लेगा तो खांसी में तकलीफ हो जाएगी। उसी तरह से खांसने से, छींकने से उसकी तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है। और ड्राई खांसी होने के बाद तभी हम ब्राउनिया का व्यवहार करेंगे, अन्यथा हम ब्राउनिया का व्यवहार नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा हूं मैं फीवर का। फीवर की जो चाल होती है बहुत स्लो चाल होता है, नॉट लाइक एकोनाइट, नॉट लाइक बेलाडोना। हाई टेम्परेचर है, 103 104 टेम्परेचर है। ब्राउनिया का टेम्परेचर बहुत स्लो टेम्परेचर होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है, 100 19 इस तरह से चलता है, 99 है, 100 है, 101 है, इससे ज्यादा नहीं भागता है। वैसे स्थिति में हम दो मेडिसिन की चिंता करते हैं, एक है जेल्सिमियम और दूसरा है ब्राउनिया। डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, मगर टाइम रहेगा तो हम जरूर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। मगर हम देखते हैं कि ब्राउनिया को पहले मैं कैप्चर कर लूं, उसके बाद मौका मिलेगा तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नेक्स्ट चीज है, हम हर एक पेशेंट जब एक्यूट डिजीज से सफर होकर के आता है तो हम जरूर कहते हैं कि अपना जीभ तो दिखाइए। क्योंकि जीभ दिखाना क्यों कहते हैं और जीभ देखना क्यों जरूरी है होम्योपैथ डॉक्टर को या किसी फिजिशियन को? कहता है कि टंग इज द मिरर ऑफ स्टोमक। हमारे स्टोमक के अंदर जो गति हो रही है, जो परिवर्तन हो रही है, जो डिस्टरबेंस पैदा हो रही है, अगर उसको देखना है तो हम टंग के ऊपर देखेंगे। और ब्रेन के अंदर का कोई डिस्टरबेंस पैदा हो रही है तो हम उसके चेहरे के ऊपर देख करके बता सकते हैं। तो चेहरे को देख करके हम ब्रेन को डायग्नोसिस करेंगे और टंग को देख करके हम एब्डोमेन का डायग्नोसिस करेंगे। तो ब्राउनिया का टंग कैसा होता है? ड्राई टंग होता है, कोटेड होता है, व्हाइट कोटेड होता है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, डॉक्टर महेंद्र सिंह का लिखा हुआ एक बहुत अच्छी किताब है ऑन द टंग, आप कृपया करके उसको पढ़ने का कोशिश करिएगा। उनका बहुत ही अच्छा कलेक्शन है सिर्फ टंग के ऊपर। तीसरी चीज मैं नेक्स्ट चीज बता रहा हूं, निमोनिया के केस में, ब्राउनिया के केस में निमोनिया को देखने के लिए जो भी निमोनिया का सिम्टम्स होता है वो तो मिलेगा ही, निमोनिया का जो कॉमन सिम्टम्स है वो मिलेगा। मगर उसके अंदर क्या चीज है? डिस्पीनिया मेन सिम्टम्स है, डिस्पीनिया। ये डिस्पीनिया क्या होती है? डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। अगर ये डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन देखना है तो आप कैसे देखिएगा? सिर्फ पेशेंट के चेहरे को देखिए और पेशेंट को चेहरे देखने के बाद उसके नोज को देखिए। नोज जो होता है, विंग्स ऑफ नोज, नोज के अंदर होगा फ्लैपिंग होगा। कहते हैं फैन लाइक मोशन ऑफ द एलिया नेजाई, जस्ट लाइक एंटिमटार, जस्ट लाइक लाइकोपोडियम, इस तरह की चीज होती है ब्राउनिया के अंदर। तो डिस्पीनिया देखना है तो उसका नोज देखिए, नोज के अंदर देखिए एलिया नेजाई को देखिए। अगर एलिया नेजाई के अंदर फ्लैपिंग हो रही है, फैन लाइक मोशन हो रहा है, तो जरूर समझिएगा कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
नेक्स्ट चीज है, हर एक होम्योपैथ को क्लिनिकल का ज्ञान होना जरूरी है, और क्लिनिकल को ज्ञान होने के लिए आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का नॉलेज रहना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ सिम्टम्स को कलेक्ट करके हम मेडिसिन देंगे, हमारी सफलता नहीं मिलेगी। हमको क्लिनिकल ज्ञान होना जरूरी है। तो ब्रोनिया के अंदर जैसे ही हम स्टेथो को लगाते हैं लंग्स के ऊपर में, तो लंग्स के ऊपर लगाने के बाद में एक साउंड सुनाई पड़ती है जिसको हम बोलते हैं रोंकाई। जब भी हम चेस्ट से प्रॉब्लम होकर, चाहे वो एजमेटिक हो, चाहे वो निमोनिया से सफर कर रहा हो, चेस्ट को देखना है तो स्टेथो का सहारा लीजिए। स्टेथो का सहारा लेने के बाद उसमें 3 तरह के साउंड सुनाई पड़ते हैं। एक होता है रल्स, दूसरा होता है रोंकाई, और तीसरा होता है क्रिपिटेशन। रल्स कहाँ होता है? रल्स कहते हैं कि अगर आपका चेस्ट में कफ जो है बिल्कुल लिक्विड की तरह है, गीला हो, वैसे अवस्था में आपका जो स्टेथो में जो साउंड सुनाई पड़ेगा उसको बोलते हैं रल्स। एक बोतल लीजिए, एक बोतल के अंदर एक पानी भर दीजिए आप, और बोतल से पानी भरने के बाद बोतल के पानी को आप गिराइए। जब बोतल की पानी को गिराते हैं तो जो ही बोतल खाली होती है तो उसके अंदर एक आवाज आती है, एक गड़गड़ाहट की आवाज होती है, और उसी तरह की आवाज आपको स्टेथो में सुनाई पड़ेगा। उसी साउंड को हम बोलते हैं रल्स। दूसरी साउंड जो ब्रोनिया के अंदर मिलता है जिसको बोलते हैं रोंकाई। ये रोंकाई क्यों होता है? क्योंकि जितने भी एक्सपेक्टोरेशन निकलती है वो निकलती नहीं है, ड्राई हो जाती है अंदर में। तो हमारे चेस्ट के अंदर छोटी छोटी नसें हैं, छोटी छोटी नसें हैं, बारीक बारीक नसें हैं। जब वो नसें में जाकर के कफ जब सूख जाती है तो वो पैसेज क्या हो जाता है? नैरो पैसेज हो जाता है। और जब ये नैरो पैसेज हो जाएगा तो किसी भी नैरो पैसेज से जब एयर पास करेगा तो एक तरह का साउंड होगा जिसको बोलते हैं विसलिंग टाइप ऑफ साउंड। विशुल की जो आवाज होती है, सीटी की तरह जो आवाज होती है, उस तरह का जब आवाज निकलता है तो उसको बोलते हैं रोंकाई। दैट इज द विस्लिंग साउंड ऑफ साउंड ड्यू टू द ड्राइनेस ऑफ द। नेक्स्ट है क्रिपिटेशन। ये क्रिपिटेशन क्या होता है? कफ न ढीला ही हो और न सूखा हो, सेमी सॉलिड स्थिति में हो, तो वैसी स्थिति में वहां पर लगाने के बाद जब लंग्स से प्लूरा का जब फ्रिक्शन होती है तो पेन भी होता है, और उससे एक आवाज आती है। आवाज जो होता है उसी को बोलते हैं क्रिपिटेशन। ये जो क्रिपिटेशन क्या होता है कि आप एक पेपर को लीजिए और एक पेपर पर दूसरे पेपर को रब करिए। तो रब करने के बाद आप देखिएगा कि उस पेपर से एक आवाज निकलती है जिसको बोलते हैं क्रिपिटेशन। या आप अपने हेयर को रब करिए, हेयर को रब करने के बाद उससे भी एक आवाज निकलती है, उसको बोलते हैं क्रिपिटेशन। तो आप लंग्स पर जब भी स्टेथो को रखते हैं तो 3 तरह का साउंड आपको मिलता है, रल्स, रोंकाई और क्रिपिटेशन। ये स्टेथो से तभी आप जानकारी ले सकते हैं जबकि क्लिनिकल आपको ज्ञान होगा। जब क्लिनिकल स्टडी करिएगा तो आप हचिंसन का क्लिनिकल मेडिसिन पढ़िएगा, वहां पर जा करके आपको जरूर मिल जाएगा, ये सारी बातें मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपके टूथेक। जब भी हम ब्रोनिया को टूथेक पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका एमुलेशन होता है होल्डिंग ऑफ द कोल्ड वाटर इन द माउथ। जब तक पानी मुंह के अंदर ठंडा रहता है तभी तक ब्रोनिया को दांत का दर्द जो है आराम मिलता है। जस्ट लाइक बिस्मथ, कॉफिया, कैमोमिला, इस तरह के सारे मेडिसिन है। और पानी जब गर्म हो जाती है तो फिर पुनः वो दर्द जो है वो चालू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ब्रोनिया को सोचते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट जो आज ने अभी तक आपने ब्रोनिया के अंदर पढ़ा और ब्रोनिया के अंदर सीखने का आपको मौका मिला, कुछ कंट्रोवर्सी पॉइंट भी हम आपको देना चाहते हैं जिसे शायद किसी को पढ़ने का मौका मिला हो या ना मिला हो, मगर फिर भी उसको देखते हैं।
अब हम जानते हैं कि ब्रोनिया का पेन क्या होता है। ब्रोनिया का पेन जो होता है, एग्रावेशन को एमुलेशन कैसा होता है, लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइट, आराम मिलता है, जिधर दर्द होती है उसे दबाने से आराम मिलती है। ये ब्रोनिया की मॉडलिटीज है। मगर ब्रोनिया का पेशेंट अगर गैस्ट्रिक कंप्लेन से सफर कर रहा है, अगर गैस्ट्रिक पेन है, तो याद रखिएगा कि गैस्ट्रिक पेन के पेशेंट को दबाने के बाद, प्रेशर के बाद उसको तकलीफ बढ़ता है, न कि उसको आराम मिलता है। ये जस्ट कंट्रोवर्सी है मॉडलिटीज ऑफ द ब्रोनिया। ब्रोनिया की जस्ट मॉडलिटीज का वेपर है गैस्ट्रिक पेन एग्रावेशन बाय द प्रेशर। अगर इसको पढ़ना है तो आप बर्ड्स का फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका पढ़िए, भांजा का मटेरिया मेडिका पढ़ लीजिएगा, इसके दुबे का मटेरिया मेडिका पढ़ लीजिएगा। ये सारी जगह आपको ये चीज मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि अगर किसी पेशेंट को हेडेक आया और टोटली जो हेडेक है बहुत सीवियर हेडेक हो, और उस वक्त में लगता है कि ये पेशेंट नाइट्रोम्यून की तरफ जा रहा हो, नेवर प्रिस्क्राइब नाइट्रोम्यून, एट दैट टाइम यू प्रिस्क्राइब ब्रोनिया। अगर सबसाइड कर जाए हेडेक, उसके बाद आप ब्रोनिया का प्रिस्क्रिप्शन करिए। मगर ड्यूरिंग जस्ट लाइक फीवर, फीवर के अंदर क्या लिखा हुआ है कि फीवर के अंदर में नाइट्रोम्यून का कभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। अगर सबसाइड कर जाए फीवर, तब ये नाइट्रोम्यून का प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए, नाइट्रोम्यून का सिम्टम्स होने के बावजूद भी। नेक्स्ट क्या है, ब्रोनिया का पेशेंट का है एवर्सन फ्रॉम द मिल्क। ब्रोनिया का पेशेंट दूध खाना पसंद नहीं करता है, मगर अगर उसको दूध खिला दिया जाए, जबरदस्ती उसको दूध दिया जाए, तो दूध का स्वाद उसको इतना अच्छा लगता है कि वो चाहता है कि हमको और मिले और मिले। तो इस तरह का एवर्सन होने के बावजूद भी ब्रोनिया का पेशेंट खाने के बाद उसको आनंद मिलता है। ये है, आपको देखना है तो आप देख लीजिएगा, भांजा का मटेरिया मेड का देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अगर एग्रावेशन बाई प्रेशर है, तो वैसी स्थिति में आप एपेंडिसाइटिस का केस देख रहे हैं, पेरिटोनाइटिस का केस देख रहे हैं, जहां पर टच करने से एग्रावेशन। नेक्स्ट है कि जितने भी चीज ब्रोनिया खाना पसंद करता है, सभी चीज उसको खाने में तीता लगता है। इवन वाटर भी उसको तीता लगता है, पानी भी तीता लगता है। जस्ट एकोनाइट को अगर हम पढ़ते हैं तो एकोनाइट के अंदर लिखा हुआ है ऑल थिंग इज बीटर एक्सेप्ट वाटर, मगर ब्रोनिया में सारी चीज उसको तीता लगता है। सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया है सर। सर आपकी एंटिम कार्ड का वोमिटिंग क्या होता है, वोमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट साइड। जब वो राइट साइड सोता है तो उसको वोमिटिंग नहीं होता है, मगर ब्रोनिया का पेशेंट जब राइट साइड सोता है, जब राइट साइड रहता है, तभी उसको वोमिटिंग होता है, अन्यथा उसको वोमिटिंग नहीं होता है। ब्रेन कंप्लेन के साथ ब्रोनिया का हम देखते हैं कांस्टेंट मोशन ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। ब्रोनिया के अंदर कांस्टेंट मोशन होता है, स्विमिंग लाइक मोशन होता है, मुंह का जो होता है लगता है कोई न कोई चीज चबा रहा हो। इस तरह का चीज अगर होता है तो स्पेशली ब्रेन कंप्लेन के अंदर पाया जाता है, जनरल कंप्लेन के अंदर ये पाया नहीं जाता है। जनरली आप देखते हैं कि रस्टक्स जो होता है वो इफेक्ट करता है, टिश्यू को इफेक्ट करता है, शीत को इफेक्ट करता है, मगर ब्रोनिया जो इफेक्ट करता है मस्कुलर को इफेक्ट करता है। इसलिए मस्कुलर जब इफेक्ट हो और वहां पर अगर पेन हो, तो ऐसी स्थिति में हम ब्रोनिया का सोच सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन इंजुरी केस, जहां अर्निका फेल हो गया हो, अर्निका का सिम्टम्स हो,
अर्निका फेल हो गया हो, वैसी स्थिति में आप ब्रोनिया का चिंता कर सकते हैं। एक और चीज मैं देने जा रहा हूं कि हमने पढ़ा कि ब्रोनिया का एग्रावेशन मूवमेंट से होता है, मोशन से होता है। मगर आप ध्यान दीजिएगा कि वही ब्रोनिया का पेशेंट अगर रूमेटिक कंप्लेन से सफर कर रहा हो और उस रूमेटिक कंप्लेन के अंदर पेशेंट को हीट से आराम मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मॉडलिटी देखने के अनुसार तो लगेगा कि ये रस्टस की तरफ जा रहा हो, क्योंकि मूवमेंट से इसको तकलीफ बढ़ रही है। ब्रोनिया की तकलीफ मूवमेंट से बढ़ रही है, रस्टस को मूवमेंट से आराम मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मूवमेंट से आराम होने के बावजूद भी हम उस जगह पर ब्रोनिया का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। क्यों? कि अगर हीट से उसको आराम मिल रहा है तो चलने के बाद क्या होता है, हमारे मसल्स के अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है, और जब मसल के अंदर फ्रिक्शन पैदा होगा तो हीट पैदा होगा, और उस हीट के कारण मूवमेंट में, हीट के कारण पेशेंट को आराम मिलता है। रस्टस को जो आराम मिलता है मूवमेंट से नहीं होता है, बल्कि रस्टस को आराम मिलता है उस गर्म से, उस गर्मी की वजह से जो मसल्स के अंदर जो गर्मी पैदा होती है। ऐसी स्थिति में ब्रोनिया कंट्रोवर्सी हो जाता है रस्टस से। तो ऐसी स्थिति में हम ब्रोनिया का प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर करके हम रस्टस का प्रिस्क्रिप्शन नहीं, सॉरी, रस्टस का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करके ब्रोनिया के प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, जिसमें एमुलेशन वाई मूवमेंट है। एमुलेशन वाई मूवमेंट होने के बावजूद भी हम ब्रोनिया प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। अगर इस चीज को पढ़ना होगा तो केंट का मटेरिया मेडिका का पेज नंबर 244 पढ़ लीजिएगा, केसी भांजा का मटेरिया मेडिका पढ़ लीजिएगा, और बिथोलकास का मटेरिया मेडिका पढ़ लीजिएगा, आपको ये चीज मिल जाएगा। टू द पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूं कि कभी आपको मिसगाइड नहीं मैं कर रहा हूं कि आप एक मैं गलत बता रहा हूं कि मूवमेंट से एग्रावेशन होने के बावजूद भी हम ब्रोनिया देंगे। ऐसा नहीं कि ब्रोनिया नहीं देंगे, स्पेशली इन केस ऑफ रूमेटिज्म ब्रोनिया का प्रिस्क्रिप्शन करेंगे मूवमेंट से एमुलेशन होने के बावजूद भी। वैसी स्थिति में तो पढ़ने के लिए हम केंट पढ़े, पढ़ने के लिए हम केसी भांजा पढ़े, पढ़ने के लिए हम बिथोलकस पढ़े। नेक्स्ट क्या है, ब्रोनिया का पेशेंट का स्टोमिक कंप्लेन जो होती है वो क्या होता है। जनरली ब्रोनिया का डिजायर क्या है, ब्रोनिया का डिजायर है ठंडा पानी पीना चाहता है, ठंडा पानी पीने से उसको आराम मिलता है। मगर जब एब्डोमेन कंप्लेन से अगर पेशेंट सफर करेगा तो उस पेशेंट को गर्म पानी पीने से आराम मिलेगा। इन द केस ऑफ एब्डोमिनल कंप्लेन, एब्डोमिनल कंप्लेन से जब सफर करेगा तो उसको गर्म पानी पीने से आराम मिलेगा, न कि ठंडा पानी पीने से आराम मिलेगा। डिजायर ठंडा का है, मगर मॉडलिटीज क्या है, जनरल डिजायर। अगर जनरल में बांटेंगे तो ब्रोनिया की तरफ चल जाएगा कोल्ड ड्रिंक, और अगर पार्टिकुलर में आ जाते हैं तो एमुलेशन वाई जो वर्म है वो आप एब्डोमेन के लिए है, ये पार्टिकुलर के अंदर चला जाता है। तो ब्रोनिया का पेशेंट एब्डोमिनल कंप्लेन से सफर करेगा तो उसको गर्म पानी पीने से आराम मिलेगा, ना कि ठंडा पानी पीने से आराम मिलेगा। नेक्स्ट है कि कुछ समय के बचत के कारण मैं थोड़ा जल्दी में करना जा रहा हूं कि समय भी बचे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 15 मिनट मेरे शेष बचे हैं। कहता है कि ब्रोनिया का कंट्रोवर्सी पॉइंट जो मैंने पहले कुछ बताया उसको एक साथ में बता रहा हूं कि ऑल पेन एमुलरेशन बाई प्रेशर एक्सेप्ट गैस्ट्रिक पेन, रूमेटिक कंप्लेन in some condition where the emulation by the worm, at that time you think ब्रोनिया। नेक्स्ट क्या है, ब्रोनिया पेशेंट को ड्रिंक करना चाहता है ठंडा, मगर उसके जो कंप्लेन जो है एब्डोमिनल कंप्लेन है वो गर्म से उसको आराम मिलती है। मैं कंक्लूजन करने जा रहा हूं क्योंकि ज्यादा बोलना उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर हमारी बात को समझ में आ जाए वही बहुत है। 15 मिनट के अंदर मैं इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रोनिया पेशेंट को कभी भी आप प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं ब्रोनिया,
तो फेल्यूर क्या हो जाता है कि ब्रोनिया पेशेंट को कभी भी नींबू नहीं दीजिएगा खाने के लिए, लेमन जिसको बोलते हैं। कभी भी संतरा नहीं दीजिएगा खाने के लिए, खट्टा जो संतरा होता है। कभी भी मौसमी नहीं दीजिएगा खाने के लिए, जो ठंडा होता है, खट्टा जो होता है। क्योंकि ये जो खट्टा जो होती है वो ब्रोनिया के सिम्टम्स को एंटीडोट कर देता है। इसको पढ़ने के लिए आप जाइएगा तो कैंट में पढ़ लीजिएगा, कैंट में आपको मिल जाएगा। क्योंकि ब्रोनिया का प्रिस्क्रिप्शन करने के बावजूद भी हम फेल्यूर होते हैं कई जगह पर। हम टाइफाइड के पेशेंट को देखने के लिए गए हैं, टाइफाइड के पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं, हमारा मेडिसिन काम करना चाहिए, टोटलिटी के अनुसार ब्रोनिया मिल रहा है, मगर फिर वो फेल्यूर हो जाता है। क्योंकि कभी कभी फीवर के केस में लोग संतरा देते हैं खाने के लिए। तो ब्रोनिया पेशेंट को कभी भी संतरा नहीं दीजिए, ब्रोनिया पेशेंट को कभी भी मौसमी नहीं दीजिए, ब्रोनिया पेशेंट को कभी भी नींबू नहीं दीजिए। ये खट्टा जो होता है वो ब्रोनिया को एंटीडोट कर देता है। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रिक कंप्लेन में, गैस्ट्रिक कंप्लेन के अंदर चाहे वो किसी तरह का गैस्ट्रिक कंप्लेन हो, चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो या गैस्ट्राइटिस हो, तो ऐसी स्थिति में कोल्ड वाटर का व्यवहार न करें। कोल्ड वाटर का व्यवहार करने से उसकी तकलीफ बढ़ेगी। वहां पर जब भी व्यवहार करिए तो आप वार्म वाटर दीजिए, वार्म वाटर से उसको आराम मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, फिर ब्रोनिया पेशेंट को रस्टस की तुलना करने वक्त में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर ब्रोनिया का टोटलिटी मिल रहा हो, टोटल सिम्टम्स ब्रोनिया के कवर कर रहा हो, और पेशेंट का मोडलिटीज क्या है, मूवमेंट से उसको आराम मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम रस्टस न दे करके ब्रोनिया को देंगे। कहा गया है, एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, क्या कि ब्रोनिया पेशेंट इज मेंटली ड्राई। फिजिकली ड्राई तो होता है, उसका जीभ सूखा रहता है, टंग सूखा रहता है, लिप सूखा रहता है, सारे चीज सूखा रहता है, इंटेग्मिकस मेम्ब्रेन, सेरेस मेम्ब्रेन सारे सूखा रहता है। इवन मेंटली ड्राई होता है। कभी भी ब्रोनिया पेशेंट को हैप्पीनेस मूड में कभी नहीं देखेगा, कभी भी खुशी मूड में ब्रोनिया पेशेंट कभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए ब्रोनिया पेशेंट को खुश देखना चाहते हैं तो नहीं होता है। जस्ट लाइक क्या होता है, आप बेलाडोना को पढ़ते हैं, क्या होता है बेलाडोना के अंदर क्या लिखता है कि प्लीजेंट मूड इज द काउंट्रा इंडिकेशन ऑफ बेलाडोना। अगर आप बेलाडोना का टोटल सिम्टम्स आप कवर कर रहा है, टोटल सिम्टम्स बेलाडोना का मिल रहा हो, और पेशेंट का मूड क्या हो, प्लीजेंट मूड हो, खुश हो, कभी भी बेलाडोना का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करिएगा। क्योंकि एलेंस की नोट के अंदर बहुत बारीकी से पढ़िए, आपको मिलेगा। जब भी आप कैमोमिला का पढ़ते हैं तो कैमोमिला में भी आपको मिलता है कल्याण जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। डॉक्टर कल्याण, तो कल्याण जी आप म्यूटेड हैं। सर म्यूट नहीं है, आई थिंक उनका नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क ठीक है, ओके। क्योंकि ऑडियो वीडियो कनेक्टेड है उनका। आप इंग्लिश में हेलो हेलो, जी सर, अभी आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही, आवाज आ रही है? जी सर। मेरा नेटवर्क फेल हो रहा था क्या? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ब्रोनिया पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स के एक पिक्युलिटी है, वो फियर करता है। फियर क्यों करता है? ड्यू टू द पॉवर्टी, उसको गरीबी का डर है, इसीलिए अपने धन संपत्ति को किसी को देना पसंद नहीं करता है, किसी को छूना नहीं चाहता है, देता है। उसको डर होता है कि हम कभी गरीब ना हो जाए। इस तरह के मेंटलिटी ब्रोनिया के अंदर में है। एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, उस राइटर का नाम है गैरेंसी का मटेरियल मेडिका, पढ़िएगा।
करेंसी ने लिखा है क्या कि ब्रोनिया पेशेंट चलना क्यों नहीं पसंद करता है। वो इसलिए नहीं चलता है, इसलिए मूवमेंट नहीं करता है कि उसको लगता है कि हमारे फीट के अंदर, हमारे पैर के अंदर पील चुभ रहा है, कील चुभ रही हो। ऐसी स्थिति में हम ब्रोनिया का व्यवहार करते हैं जहां पर वह फीलिंग हो कि सोल के अंदर में पीड़ चुभ रही हो। ऐसी स्थिति में हम ब्रोनिया का व्यवहार करते हैं। तो हमने देखा कि ब्रोनिया का इतने सिम्टम्स को हमने कवर किया। ब्रोनिया का एक केस मैं बताना चाहता हूं। एक बच्ची थी जिसका नाम था कहकशां। इस एपेंडिसाइटिस से बुरी तरह परेशान थी। हमारे यहाँ एक अच्छे सर्जन के अंदर वो भर्ती भी थी। टोटल सिम्टम्स जो कवर कर रहा था ब्रोनिया का कर रहा था। सर्जन थोड़ा लेट कर रहा था ऑपरेट करने के अंदर में। उसके मामा ने कहा कि सर कुछ मेडिसिन होम्योपैथिक में हो सकती है तो दे सकते हैं। हमने कहा कि कोशिश करते हैं, वादा नहीं कर सकते हैं। टोटलिटी सिम्टम्स के अनुसार हमने ब्रोनिया का प्रिस्क्रिप्शन किया और वो ब्रोनिया का हमने जो एक्शन देखा, आज भी मुझे लगता है कि जो हेनीमैन ने लिख के गया, जिस राइटर ने हेनीमैन ने लिखा, वो लगा कि हेनीमैन ने हमको जो दिया है वो ऐसा मंत्र दे गया है, वो मृत्युंजय मंत्र से कम नहीं है, वो बहुत बड़ी मंत्र है। अगर हम एलेंस की नोट को अच्छी तरह से समझ लें, केंट को अच्छी तरह से समझ लें, बारीकी से हम दूसरे मटेरियल मेडिका को पढ़ने का कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि कोई भी हमारे होम्योपैथिक भाई बहन एक अच्छा प्रैक्टिशनर बन सकता है और एक अच्छे होम्योपैथ बन करके दूसरे साइंस के सामने वो अच्छे से खड़ा हो सकता है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद। कल्याण जी, आपने तो बहुत अच्छा, बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है आपका। सभी के बहुत ही प्रैक्टिकल है ना। जी सर, आशीर्वाद है आपका सर। अच्छा बताया है। और क्योंकि समय नहीं है इसलिए हम लोग किसी को बोलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। समय नहीं है इसलिए बोलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। हम लोग के 8 मिनट है। आप जो जिनको कुछ कहना है वो चैट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा प्रतीक किए हुए चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। हम लोग पढ़ करके कल्याण जी देख लेंगे और उसको जवाब देंगे। चैट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए जो कहना है, चैट बॉक्स में। जिनको भी कोई सवाल करना हो कृपया चैट बॉक्स में लिखिए। और एक ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है कल्याण जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हाँ, एक डॉक्टर, दिस इज टाइम 1 मिनट है लेकिन अभी बात करने का समय नहीं है। और किसी को कोई मैसेज? हेलो। हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर एलिगोड़ा सर बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन है। एक डॉक्टर निशांत प्रवीण है, उनका क्वेश्चन जैल्सीमियम और ब्रायनिया के फीवर का डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ हाँ चलिए, कर देते हैं सर। हाँ सर। ब्रोनिया और जैल्सीमियम में बारीकी ये है कि दोनों का टेम्परेचर जो है बिल्कुल स्लो टेम्परेचर चलती है। दोनों का पेशेंट चुपचाप पड़ा रहता है। मगर चुपचाप क्यों पड़ा रहता है कि ब्रोनिया में एग्रावेशन फ्रॉम मूवमेंट है, इसलिए चुपचाप पड़ा हुआ है। जैल्सीमियम में क्या है, हैवीनेस ऑफ द बॉडी है, इसलिए वो चुपचाप पड़ा हुआ है। दोनों का पेशेंट आंख बंद करके पड़ी रहती है, आंख खोलता नहीं है। तो ब्रोनिया का पेशेंट आंख इसलिए नहीं खोलता है कि आंख खोलने से भी उसको तकलीफ होती है। जैल्सीमियम पेशेंट इसलिए आंख नहीं खोलता है कि उसको हैवीनेस ऑफ द आईलिड है, इसलिए आंख नहीं खोलती है। तीसरी चीज क्या है कि जैल्सीमियम के टंग को देखते हैं तो भी ड्राई होती है, ब्रोनिया का पेशेंट का देखते हैं तो भी ड्राई होती है। मगर जैल्सीमियम में प्यास है, ब्रोनिया में प्यास है, जैल्सीमियम के अंदर प्यास नहीं है। जैल्सीमियम के अंदर क्या, एक वेव लाइक सेंसेशन होती है, लगता है कि रीढ़ के ऊपर से एक ठंडी हवा चल रही है। इस तरह का सेंसेशन ब्रोनिया के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ब्रोनिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कई पॉइंट हैं, जिसमें ये पॉइंट जरूरी है
जानना जरूरी है, जिसको पॉइंट तो बहुत है, समय के अभाव के कारण मैं थोड़ा थोड़ा चाहता हूँ कि और दूसरी चीज कल्याण जी, एक और सवाल है, अपेंडिक्स जी अपेंडिक्स के केस में पोटेंसी क्या देना चाहिए? स्पेशली सर 200 पोटेंसी सर, उसको एक्सप्लेन 200 पोटेंसी, क्योंकि केसी भांजा ने एक जगह लिखा है सर, केसी भांजा ने लिखा है कि अगर किसी कारण से लैक्टेशन पीरियड के अंदर दूध की कमी हो रही हो या दूध सूख गया हो, तो ऐसी स्थिति में केसी भांजा ने लिखा है कि 200 पोटेंसी दीजिए, और 200 पोटेंसी देने के बाद ब्रोनिया का आपका काम करना शुरू कर देगा। ये केसी भांजा का स्टेटमेंट है सर। बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छे थैंक्स आ रहे हैं। डॉक्टर जिनेश्वर जी कह रहे हैं कि नाइस लेक्चर सर। फिर देवानंद चौधरी भी बोल रहे हैं नाइस सेशन, डीपली ग्रेटिट्यूड। राम प्रवेश जी भी आपको कह रहे हैं नाइस प्रेजेंटेशन, डायनेमिक लेक्चर, एक्सलेंट, फाइन, वेरी फाइन सर, थैंक यू। 1-2 मिनट के अंदर हम एक डिस्क्राइब कर दे सर। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए, हाँ आपके सर, लिए अलाउड है, आपके लिए। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं मोडालिटीज में जाते हैं, तो मोडालिटीज के अंदर क्या देखते हैं, किसी राइटर ने मोडालिटी रिलेशन में लिख दिया है कि ब्रोनिया एंटीडोट बाई रेस्टेक्स, और किसी ने लिख दिया है कि ब्रोनिया का कंप्लीमेंट्री भी रेस्टेक्स है। एंटीडोट भी रेस्टेक्स में आया है और कंप्लीमेंट्री भी रेस्टेक्स में आया है। तो मैं जहां तक पढ़ता हूं सर, मैं जानता हूं, उसको डिस्क्राइब कर दूं कि जब हम किसी वाइटल फोर्स के ऊपर किसी मेडिसिन की क्रिया कराते हैं, तो एक तरंग पैदा होती है, एक वेव पैदा होती है, उस मेडिसिन का एक वेव पैदा कराते हैं। तो वैसी स्थिति में जब हम एक मेडिसिन देते हैं और वो क्रिया करते रहती है, तो ब्रोनिया के बाद अगर हम खत्म होने के बाद, ब्रोनिया की क्रिया खत्म होने के बाद अगर हम रस्टस को देते हैं, तो रस्टक जो है वो कंप्लीमेंट्री की क्रिया करती है, न कि एंटीडोट की क्रिया करती है। मगर ज्यों ही ब्रोनिया देने के बाद ब्रोनिया का क्रिया चलते हुए अवस्था में अगर हम रस्टस का व्यवहार कर देते हैं, तो वहां पर वाइटल फोर्स के अंदर एक साथ 2 तरंग उठती है, और 2 तरंग एक दूसरे तरंग से जब टकराती है, तो टकराने के कारण वाइटल फोर्स पर उसका एंटीडोट का इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए वह एक जगह पर अगर क्रिया चालू हो, वैसी स्थिति में ब्रोनिया के बाद रस्टस कभी नहीं देना चाहिए, वहां एंटीडोट कर देगा। ब्रोनिया की क्रिया खत्म हो जाए, उसके बाद अगर रस्टक देते हैं तो कंप्लीमेंट्री का काम करेगा। सर पढ़ करके मेहनत करके आप लोगों के सामने रखने का कोशिश करते हैं। चलिए सर, सभी को प्रणाम। और सर को जो टाइम देने के लिए बहुत भाई प्रणाम। जो है डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, बहुत अच्छा आज का जो प्रेजेंटेशन रहा, मुझे बहुत खुशी है। IFPH में लाने के लिए आज हम सार्थक हो गया हूँ। आपको जो लाए, अब ब्रेनिया के जो सिम्टम बताए, बहुत अच्छा। जो है फिजिकली ड्राइनेस साथ साथ मेंटली ड्राइनेस इज अ गुड सिम्टम। जो है वेरी वेरी थैंक्स, नाइस प्रेजेंटेशन। ओके सर, ओके। और किन्हीं को कोई है? हम लोग के पास में 1 मिनट समय है, तो अंकिता जी। जी सर। आप समय ओवर हो रहा है। इंग्लिश सेशन के होस्ट भी आ गए हैं और स्पीकर भी आ गए हैं। यस सर। थैंक यू सो मच कल्याण सर आज के सेशन के लिए, और इतने अच्छे से ब्राइनिया को समझाने के लिए। काफी सारी किताबों से देख करके आपने जो भी कंपाइल करके अपना बताया, एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे भी आप IFPH के प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही आते रहें और अपने इस नॉलेज को हमारे साथ बांटते रहें। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। और इसके साथ में हमारा 7 से 8 का हिंदी सेशन समाप्त होता है, और 8 बजे से 9 बजे तक के इंग्लिश सेशन के लिए आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और माइक में हैंड ओवर करती हूँ धनेश सर को, इंग्लिश सेशन होस्ट करेंगे वो। ओवर टू यू सर।